हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जो है 26वां चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के स्वरूप। यानी कि आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था के स्वरूप नामक चैप्टर का पहला भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में आय का बहुत महत्व है। हम जो काम करते हैं बदले में जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसका जीवन में बहुत महत्व है। जीवन की बेसिक जरूरतें जो है वो इस आय से ही प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में आय का बहुत महत्व है। आय जो है वो जीवन निर्वाह एवं कल्याण का महत्वपूर्ण कारक है। आय से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं और इससे लोगों का कल्याण भी किया जाता है। व्यक्ति, परिवार या राष्ट्र की आय उसकी आर्थिक स्थिति का परिचायक है। किसी भी व्यक्ति की, किसी परिवार की और किसी राष्ट्र की जितनी आय होगी वो उतना ही आर्थिक स्थिति से मजबूत माना जाएगा। यानी कि व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की आय उसकी आर्थिक स्थिति का परिचायक है। आय आर्थिक गतिविधियों द्वारा अर्जित की जाती है। आय को हम कैसे प्राप्त करते हैं? आर्थिक गतिविधि यानी कुछ काम करके। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, टीचिंग का काम हो सकता है, निर्माण का काम हो सकता है, व्यापार हो सकता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि करके ही हम आय को प्राप्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाते हैं। अब आय प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक गतिविधियां की जाती है उनको अलग अलग मापदंडों के आधार पर, अलग अलग बेसिस पर हम अलग अलग क्षेत्र में देख सकते हैं और इन्हीं क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है। प्रमुख रूप से आज के भाग में हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को ही देखना है, समझते हैं। लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय के प्रकार हम देख लेते हैं। अपनी जीविका अर्जित करने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं। भाई अपना जीवन निर्वाह करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। अभी मैंने बताया कि वो खेती हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, टीचिंग का काम हो सकता है, मतलब पढ़ाने का काम हो सकता है, निर्माण कार्य हो सकता है, व्यापार हो सकता है, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है। सामान्यतः हम इन्हें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं। अर्थव्यवस्था में या यूं कहें अपने समाज में, आसान भाषा में समझे तो अपने समाज में जितने भी काम होते हैं उनको हम मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जैसे कि खेती का काम है, पशुपालन का काम है, मछली पालन का काम है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझेंगे हम आने वाली स्लाइड में कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से आपका कंस्ट्रक्शन का काम आएगा या फैक्ट्री में विनिर्माण का काम आएगा, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के काम है। और तृतीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के काम आते हैं, जैसे कि अध्यापन का काम हो गया, वकील का काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में वो सभी गतिविधियां शामिल होती है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लाकर उत्पादन किया जाता है। वो सारे काम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे जिसमें जो भी उत्पादन का काम किया जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होगा, जैसे कि खेती का काम है। अब खेती का काम कैसे प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्र है? भाई खेती के काम में हम मुख्य रूप से मिट्टी का यूज करते हैं, सूर्य के तापमान का यूज करते हैं, जो बारिश से पानी आता है या जल सिंचाई से जो प्राप्त होता है उसका हम यूज करते हैं। मतलब मुख्य रूप से इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही उत्पादन कर रहे हैं, अपनी फसल उगा रहे हैं। इसीलिए खेती का काम, कृषि का काम किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो वापस एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लाकर कुछ उत्पादन किया जाता है। वे लोग जो गांवों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकतर लोग फसल उगाने के लिए खेतों में काम करते हैं और खेती का काम प्रमुख रूप से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन लोगों को हम कृषक या कृषि श्रमिक कहते हैं तथा इस व्यवसाय को कृषि कहते हैं। ये तो आसान सी बात है। जैसे गेहूं की खेती है तो गेहूं के पौधों की वृद्धि मुख्य रूप से प्राकृतिक कारक जैसे कि वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, जलवायु है, इस पर डिपेंडेंट है।
भाई आप कोई भी फसल लगाओ तो मुख्य रूप से किस चीज पे वो डिपेंडेंट रहती है कि बारिश कितनी होगी, सूर्य का प्रकाश कितना मिलेगा, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, इन सब चीजों पे जो कि प्राकृतिक संसाधन है, इन सब चीजों पर निर्भर रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन, गेहूं की खेती एक प्राकृतिक उत्पाद है और ये एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार मुर्गी पालन, मुर्गियों को पालने का काम, दूध डेयरी, पशुपालन करके दूध निकालना और उन दूध से अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, ये क्या है, दूध डेयरी के अंतर्गत आएगा। मछली पालन है, खनन का काम है, खनन मतलब जमीन के अंदर से गहरा गड्ढा खोद कर मशीनों के माध्यम से हम इंसानों के उपयोगी तत्व निकालते हैं, वो खनन का काम कहलाता है। तो खनन का काम भी प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। पशुपालन का काम है वानिकी, वानिकी मतलब पेड़ लगाना और पेड़ों से उत्पाद प्राप्त करना, ये किस में आएगा, ये भी प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र को मुख्यतः कृषि एवं सहायक कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रों में चूंकि कृषि की प्रधानता रहती है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को समझते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से विनिर्माण, विनिर्माण मतलब कि जैसे कि आपने खेती से कपास, रुई निकाली, अब फैक्ट्री में इस कपास से पहले आप धागा बनाओगे, धागे से कपड़ा बनाओगे, कपड़े से मान लीजिए कि टी शर्ट बनाया, तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, ये विनिर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि फैक्ट्री में कुछ कच्चे माल को कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो विनिर्माण के अंतर्गत आएगा और विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा निर्माण, भवन निर्माण करना है, रोड का निर्माण करना है, ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, ये सब किस में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रों में आ जाएगा। जल तथा बिजली की आपूर्ति, हमारे घरों में जल की आपूर्ति होती है, जल सप्लाई होता है, उसी प्रकार बिजली सप्लाई होता है, तो ये जल सप्लाई और बिजली सप्लाई भी मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो एक एक करके हम विनिर्माण को पहले समझते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही विनिर्माण, विनिर्माण करने वाली इकाइयों जिन्हें प्रमुख रूप से हम फैक्ट्री या उद्योग भी कहते हैं, इसमें कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फैक्ट्रियां या उद्योग या ये विनिर्माण वाली इंडस्ट्री क्या करती है, कुछ कच्चे माल को कुछ और उत्पाद बनाएगी, जैसे कि रुई से ये टी शर्ट बना दिया। आकार तथा व्यय के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। अब इन विनिर्माण उद्योग या फैक्ट्री या उद्योगों को भी हम आकार के आधार पर और व्यय के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो लघु उद्योग, छोटी फैक्ट्रियां, और एक बड़े पैमाने के उद्योग मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। भाई छोटे फैक्ट्रियां कम टी शर्ट बनाएगी और बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो ज्यादा टी शर्ट बनाएगी, ये अंतर है। तो लघु उद्योग में प्रमुख रूप से कौन कौन से उद्योग आएंगे, जैसे कि जूते और कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां, प्रिंटिंग करने वाली फैक्ट्रियां, फर्नीचर का काम मतलब लकड़ी से कुर्सी बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, दरवाजे बना रहे हो, ये फर्नीचर है, ये सब लघु उद्योग में प्रमुख रूप से आ जाते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग में प्रमुख रूप से इस्पात यानी कि स्टील बनाना, लोहे में कुछ और तत्व मिलाकर उसका स्टील बनाया जाता है। फिर स्टील का तो अलग अलग जगह पर बहुत सारा यूज होता है, तो इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से बड़े पैमाने के उद्योग में आ जाएगा। मोटर गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाना, कारें बनाना, ये किस में आ जाएगा, बड़े पैमाने के उद्योग में। एल्यूमिनियम से रिलेटेड उद्योग, ये सारे उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग में आ जाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में मतलब इस फैक्ट्री वाले क्षेत्र में, उद्योग वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से कुशल श्रमिक काम करते हैं, जिनको कुशलता से काम करना आता है। आगे बढ़ते हैं और द्वितीयक क्षेत्र का ही दूसरा हिस्सा निर्माण, कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इसमें आवासीय तथा गैर आवासीय इमारत मतलब रहने के लिए घर या फिर ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज है, इनका निर्माण करना, सड़क बनाना, पार्क बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, हवाई अड्डों का निर्माण करना, बस अड्डे बनाना आदि को सम्मिलित किया जाता है। नाम से ही समझ में आता है, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, ये किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र में। और इसमें क्या किया जाता है, आवासीय तथा गैर आवासीय इमारतों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा सड़क बना लो, हवाई अड्डे बना लो, किसी भी प्रकार का निर्माण करना, ये निर्माण क्षेत्र में आता है। शहरी क्षेत्रों में होने वाली एक नियमित गतिविधि है। प्रमुख रूप से ये जो निर्माण का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र के बाद अर्थव्यवस्था की तीसरी क्रिया, तीसरा क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्रिया या द्वितीयक क्षेत्र को, या तृतीयक क्रिया या तृतीयक क्षेत्र को। तो तृतीयक क्षेत्र को प्रमुख रूप से सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि फ्री में काम किया जा रहा है, फ्री में सेवा दी जा रही है, इसका नाम ही सेवा क्षेत्र है, चूंकि इसमें किसी चीज का,
किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि एक सर्विस, एक सेवा दी जाती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कोई चीज नहीं दे रहा हूं, मुझे जो चीज समझ में आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार डॉक्टर का काम है, डॉक्टर कोई चीज नहीं देता है आपको, उसको जो बीमारी समझ में आती है उस हिसाब से वो दवाई लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। उसी प्रकार वकील कोई चीज नहीं देता है, वो आपको सलाह देता है या सलाह देती है। तो इसको इसीलिए सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन और विकास में सहयोग करती है। इस तृतीयक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में जो भी काम आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सपोर्ट करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। जैसे कि परिवहन की सेवा है, जो बस सेवा है या ट्रक सेवा है, वो क्या काम करेगी? प्राथमिक क्षेत्र में कपास, रुई पैदा हुई तो उसको अब फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, तो कौन लेके जाएगा? मुख्य रूप से ट्रक लेके जाएगा। अब फैक्ट्री में उस रुई से ये टी शर्ट बना दिया, तो अब उसको बाजार तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये ट्रक ही करेगा। तो ये जो ट्रक है जो कि तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवा कर रहा है, उसके हेल्प कर रहा है। इसमें स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है, जो कि अभी हमने समझा। वर्तमान युग में लोग इस क्षेत्र में तीव्र गति से जुड़ते जा रहे हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा क्षेत्र में जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, डॉक्टर बहुत लोग बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित सेवा आती है तृतीयक क्रियाओं में। व्यापार है, होटल का काम है, जलपान गृह यानी कि नाश्ता जहां पर मिलता है, ये सब क्या है? ये सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा परिवहन और संचार का काम है, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे कि बैंक है, बीमा है, ये सब क्या है? ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ये आपको कुछ सर्विस देती है, कुछ सेवा देती है। लोक प्रशासन का काम है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये किस में आ जाता है? आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक सेवाएं हैं और बाकी सारी सेवाएं हैं, वो इस तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी सेवाएं भी है जो सीधे रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, जो कि हमने देखा। इनमें शिक्षक का काम है, चिकित्सक का काम है, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासनिक एवं लेखा कार्य करने वाले लोगों की सेवाएं शामिल होती है। मैंने बता दिया, आपको समझा दिया कि ये सब जो काम है, जो हमें सेवा देते हैं, कोई चीज नहीं देते हैं, आपको कोई सपोर्ट कर लेगा। जैसे कि नाई के पास जाएंगे तो नाई बाल काटेगा आपका, वो कोई चीज नहीं दे रहा है, वो आपको सेवा दे रहा है। आपके बाल बेतरतीब हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको सही सेट करना है का काम नाई करेगा, तो एक सेवा दे रहा है, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर बैठे एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, बिना हिले डुले अपनी जगह से। तो वर्तमान समय में, आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बहुत सारी नई नई सेवाएं भी आ रही है, जैसे कि इंटरनेट कैफे है, एटीएम है, बूथ है, ई कियोस्क है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। ये सेवाएं भी प्रमुख रूप से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो अब आते हैं अपने पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, वो कहां से बनाए गए हैं क्वेश्चन? ये प्रमुख रूप से अभी जो हमने चीजें पढ़ी है उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। आर्थिक गतिविधियों के हमें उदाहरण बताने हैं कि आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी है। भाई, नौकरी करना, व्यापार करना, खेती करना, उद्योग लगाना, ये सारे क्या है? आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आ जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि होती है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रमुख रूप से जो, प्रत्यक्ष रूप से जो प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होती है, वो प्राथमिक क्रिया है। जैसे कि मैंने बताया, कृषि का काम है, पशुपालन का काम है, मछली पालन का काम है, वानिकी है, खनन है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें एक दो उदाहरण आपको लिखना है। तो कृषि, पशुपालन, वानिकी, ये सारे काम किस में आ जाएंगे? आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है या शहरी क्षेत्रों से? अब आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पता हो कि इसमें कृषि का काम आता है, पशुपालन का काम आता है, मछली पालन का काम आता है, वानिकी का काम आता है, तो आप सोच सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में होगा या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होगा। प्रमुख रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी ये होता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट है, उसमें प्रमुख रूप से कौन सा कार्य आता है? भाई हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि इसमें प्रमुख रूप से कृषि और इससे जुड़े कार्य आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में आने वाली 3 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। सेवा क्षेत्र मतलब क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्रिया। तो हमें बताना है कि सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में आने वाली 3 गतिविधियां कौन सी है, उनके उदाहरण बताने हैं। भाई हमने बात कर ली कि शिक्षक का काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, वकील का काम हो गया, नाई का काम हो गया, धोबी का काम हो गया। इसके अलावा बैंकिंग जो गतिविधियां हैं वो सब किस में आ जाती है? आपके तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो इसी के उदाहरण लिखने हैं। वित्तीय सेवाएं मतलब बैंकिंग है, बीमा है, ये आपके सेवा क्षेत्र में आती है। व्यापार का काम है, होटल का काम है, ये सब तृतीयक सेवा या तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान युग में कौन से क्षेत्र को रोजगार क्षेत्र के रूप में पहचान मिली है? आज के समय में वो कौन सा क्षेत्र है जो कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का कोशिश कर रहा है, जिसमें रोजगार नए नए पैदा होते ही जा रहे हैं? तो अभी हमने देखा कि वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित जो भी क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता ही जा रहा है। रोजगार के नए नए आयाम इसमें स्थापित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग और बीमा सेवाएं ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैंकिंग और बीमा सेवाएं कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीयक क्षेत्र, सी है तृतीयक क्षेत्र और डी है सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि बैंकिंग और बीमा सेवाएं जो है, चूंकि इसके नाम में ही सेवाएं आ रही है और हमने अच्छे से समझ भी लिया कि बैंकिंग और बीमा सेवाएं किससे जुड़ी है? ये सेवा क्षेत्र से जुड़ी है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र से जुड़ी है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे अपने पाठगत प्रश्न, जो कि अभी जो चीजें हमने पढ़ी उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।